जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर नंबर 3। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन पेपर नंबर 3 के एमसीक्यू करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा है फर्म्स बैलेंस शीट शोड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹30,000। यानी आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 का। ठीक है, अब लिखा है अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000 अगेंस्ट इट्स बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000। यानी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू है 80,000 और मार्केट वैल्यू है 60,000। राइट, अब लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ऑप्शन है ए 10,000, बी 20,000, सी 12,500, डी 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 30,000। अब यहाँ पे नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, बट बेसिकली ये केवल तभी यूज होगा जब आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बुक वैल्यू है 80,000, मार्केट वैल्यू है 60,000, यानी 20,000 वैल्यू कम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी 30,000 में से 20,000 यूज कर लेंगे जो फ्लक्चुएट हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसके लिए। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बच जाएगा बेटा 10,000। ठीक है, तो यही 10,000 ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ेगा ओल्ड रेशो में, तो दिस विल बी द योर आंसर। राइट, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भाई एजर्सन है और रीजन है, वही चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एजर्सन है तारा लिमिटेड गेव शेयर्स वर्थ ₹1,50,000 टू द वेंडर फ्रॉम हुम इट बॉट अ मशीनरी। तारा लिमिटेड ने 1.5 लाख रुपए के शेयर्स वेंडर को दिए हैं क्योंकि उसने उससे मशीन खरीदी थी। ठीक है, रीजन दिया है कंपनी कैन इशू शेयर्स एज अगेंस्ट द पेमेंट टू द वेंडर्स। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कैश के अलावा अदर देन कैश के भी केस बनते हैं जिसमें अगर कोई कंपनी किसी वेंडर से असेट्स खरीदती है या फिर किसी से कोई बिजनेस परचेज करती है तो उसके अगेंस्ट भी कंपनी शेयर्स या डिबेंचर इशू कर सकती है। तो बिल्कुल एजर्सन भी ठीक है और उसके अगेंस्ट रीजन भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड reason is the correct explanations of adjacents। ठीक है, रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एडजसेंट और रीजन ही दिया हुआ है। लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच old partners including new partners shares the profit or loss of the firm। सही बात है गलत बात है, पहले आपको ये देखना है। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो रेशो होते हैं बेटा जिसमें ओल्ड पार्टनर्स और इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, नए पार्टनर के आने के बाद नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनते हैं जिसमें ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर मिलके प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो एडजसेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया है when a new partner is admitted to the firm it is necessary to calculate the new profit sharing ratio with the help of share agreed to forego by the old partners। अब देखिए यहाँ रीजन दिया है कि भाई जब एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो ये बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट, कि नेसेसरी है कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसकी सहायता से, जो शेयर ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उसकी हेल्प से न्यू रेशो निकालना है। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही होता है जिसमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया है वो उसके बेस पे निकाले। ठीक है, ये जरूर है कि वो सैक्रिफाइस करेंगे पार्टनर्स, बट it will be calculated on the basis of
कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी देखिए एजर्सन तो ठीक है, बट जो इसका रीजन है और उसकी एक्सप्लेनेशन है वो इसका गलत है, यानी वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर आएगा ऑप्शन बी, थर्ड में, ठीक है। तो आंसर है बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, ट्रू है, ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एजर्सन्स, ठीक है। तो यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया, ठीक है, बट यहां पे क्या बताया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर बार नेसेसरी है कैलकुलेट करना, ठीक। ये सच है कि कैलकुलेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ देम, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्टनर्स है P और Q, लिख लेते हैं। P और Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, राइट। अब यहां पे इन्होंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है बेटा, और उसमें इन्वेस्टमेंट दिया इस क्वेश्चन में भी 80,000, राइट। अब लिखा है दे डिसाइड टू एडमिट आर, इन्होंने आर को एक नया पार्टनर बनाया, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड ऑन दिस डेट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी? मार्केट वैल्यू है 60,000, राइट। और लिखा है P टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, P ने यानी 60,000 पे जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस पे इस इन्वेस्टमेंट को ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है एट व्हाट वैल्यू विल इन्वेस्टमेंट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब समझिए ये जो पूरा केस स्टडी आपको बता रखा था ये केवल आपको गाइड किया गया था कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है, बट आंसर आपको क्या दे रहा है कि भाई नई बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे दिखाना है, कब? जब P ने मार्केट वैल्यू पे वो टेक ओवर कर लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है जब P ने ले लिया है तो फर्म में तो बेटा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। will not shown in the new balance sheet, ठीक है। दिस इज योर आंसर, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट फर्म के पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो है हैज बीन टेकन बाय द पार्टनर, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो देखिए बेटा यहां पर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 में एक और ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो ये 4th का और वाला क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है सक्षम, अबीर और आहान, अबीर और आहान, ठीक है, पार्टनर्स हैं एट द रिटायरमेंट ऑफ अबीर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यानी WCR की जगह फंड लिखा है F, ठीक है। इसमें बैलेंस है बेटा 60,000, राइट। और उसके बाद लिखा है देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹15,000 अगेंस्ट इट, तो क्लेम भी दे रखा है अगेंस्ट WCF 15,000, मतलब 60,000 रुपए का हमने फंड बना रखा है, रिजर्व बना रखा है। और जब एक नया रिटायर हुआ कोई पार्टनर, कौन सा? अबीर, ठीक है, तो उस डेट पे आपका क्लेम था अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000, ठीक है। तो 60,000 में से 15,000 को आपको रखना पड़ेगा
वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, तो आपके पास बचेगा 45,000, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बैलेंस में। अब क्या लिखा है, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अबीट्स कैपिटल अकाउंट इन द रिस्पेक्ट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखिए 45,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे जो अबीर का शेयर दिखाना है वो हो जाएगा बेटा 45,000 का 1/3, दैट इज 15,000। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी का है और इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 2 और में भी दिया हुआ है। लिखा है दोज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ द डिविडेंड आर कॉल्ड। ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर जिन पे ये राइट्स ना हो कि वो जो अरियर है डिविडेंड का वो रिसीव कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? ए है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और फोर्थ है बेटा नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें आंसर होगा बेटा नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों? कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं बेटा जिनका जो अरियर है डिविडेंड का वो कम्युनिकेट मतलब इकट्ठा होता रहता है, कब तक? जब तक कंपनी के पास प्रॉफिट ना हो। तो जिनको ये राइट्स ना हो वो कहलाएंगे नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो आंसर डी होगा यहां पे, नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसी में और का भी लिखा हुआ है, देखिए और में दिया है बेटा डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में किस हेड के अंडर हम लोग शो करते हैं? ऑप्शन ए है नॉन करंट लायबिलिटी, ऑप्शन बी है करंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी है शेयर कैपिटल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। Until unless कुछ मेंशन ना हो तो डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि एजर्सन और रीजंस का। देखिए एजर्सन और रीजन वाले में सबसे ज्यादा इशू आते हैं बच्चों को, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। देखिए इसमें एजर्सन दिया है गोविंद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 17 लाख 1,000 शेयर्स। अच्छा 20 लाख इक्विटी शेयर्स है बेटा ₹10 ईच और एप्लीकेशन आई है 17 लाख 10,000 शेयर्स। कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो पहले आपको ये देख लेना कि एजर्सन ही करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे एजर्सन बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि 20 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई, बट एप्लीकेशन आई है बेटा 17 लाख 10,000। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है शेयर्स कैपिटल वाले चैप्टर में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी तभी स्टार्ट हो सकती है, तभी आगे प्रोसीड कर सकती है जब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उसमें एटलीस्ट 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हो। बट यहाँ पे 90% के लिए नहीं आई है बेटा, यहाँ पे 17 लाख 10,000 है, क्योंकि 20 लाख का 90% बनता है 18 लाख। ठीक है, तो एजर्सन बिल्कुल ठीक है। रीजन लिखा है एप्लीकेशन कैन ओनली बी प्रोसीड्स इफ द कंपनी रिसीव अ मिनिमम ऑफ 12.5 सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल गलत है, 12.5% नहीं बल्कि 90% सब्सक्राइब होनी चाहिए बेटा, 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए तभी कंपनी प्रोसीड हो सकती है। इसका मतलब एजर्सन बिल्कुल ठीक है बट रीजन फॉल्स है। तो इसमें जो आंसर आएगा बेटा आंसर होगा सी, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, बट रीजन इज फॉल्स। राइट, तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, अब ये देखिए ये भी पहला पार्ट थ्योरी है, इसमें भी 2 पार्ट है और दूसरे में भी आपको जर्नल एंट्री बतानी है। तो देखिए क्या है, बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस क्वेश्चन पेपर में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेकर कुछ ज्यादा ही
क्वेश्चंस गिवन है। बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो आपको बैलेंस दे रखा है, ठीक है, रिवैल्यू इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूड कर ली, उस पे जो लॉस आया वो भी हमने फुलफिल कर लिया। उसके बाद जो आपका बचेगा बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए कोई भी रिजर्व हो, ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व में भी खासकर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसको जब हम रिवैल्यूड करते हैं, जो भी उसके अगेंस्ट लॉस होगा वो बियर करने के बाद जो भी बचता है वो सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी यही दे रखे, पहला ऑप्शन ही है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी है वैल्यूएशन अकाउंट, सी है सैक्रिफाइसिंग रेशो, डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा बेटा कहां पे ट्रांसफर होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे जो बैलेंस बचेगा वो होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 7 का जो पहला है उसमें आंसर आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन है ए। ठीक है, अब यहीं पे और भी दे रखा है बेटा। अब और में क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल व्हेन फर्म इज डिसॉल्व्ड, यानी फर्म डिसॉल्व होगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म डिसॉल्व होगी, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, अब पार्टनर्स का जो कैपिटल है, ठीक है, उसको हम क्या सेटल करेंगे, उसके हम क्या एंट्री करेंगे। देखिए जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, उन सब की एट लास्ट हमें पेमेंट करनी है। तो इसी तरीके से अगर फर्म आपको बंद करनी है तो आपको सारे अकाउंट्स बंद करने पड़ेंगे। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसकी भी आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और सेटलमेंट कैसे करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करोगे पार्टनर्स को जितना उनका बैलेंस बनता है। तो एंट्री होगी बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, जो कि आपकी पहली ऑप्शन है, लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, चौथा रिवैल्यूएशन टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए फाइनल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन होगा केवल ए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अच्छा इसमें भी दो ऑप्शंस हैं और थ्योरी का ही है। व्हेन ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड, जब केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ठीक है, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ऑल द एडजस्टमेंट आर मेड इन, तो सारी एडजस्टमेंट जो भी की जाएंगे रिगार्डिंग पार्टनर्स वो किस में करेंगे ये बताना है। ऑप्शन ए है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑप्शन सी है कैश अकाउंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो उसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमें सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें भी आंसर आएगा ऑप्शन ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अब यहाँ पे और का भी गिवन है बेटा, लिखा है पिक द ओड वन आउट, ये सॉरी ओड है, ये ओड लिखा है यहाँ पर, पिक द ओड वन आउट आपको पिक करना है। ठीक है, ए दे रखा है पार्टनर सैलरी, बी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पे जो ओड है अगर आप इनमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे ओड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में आते हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, P&L अकाउंट में आएगा। ठीक है, यानी ये सब जो है पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये एप्रोप्रिएशन में आएंगे, और एप्रोप्रिएशन केवल तभी बनता है जब फर्म को प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चों में आता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, फर्म को पे करना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसमें जो ओड वन है वो होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ऑप्शन डी।
ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट थे। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5, 4, 3। ठीक है, कैपिटल दे रखा है, ये कैपिटल भी लिख लीजिए, दैट इज 50,000, 40,000 और 30,000। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है रेशो इन विच द गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज अमाउंटिंग 6 lakh, यानी यहां गुडविल भी दे दी गई। ठीक है, will be adjusted in the capital account of the remaining partner on the retirement of R, यानी इसमें से अगर R रिटायर हो जाए, ठीक है, तो ये जो गुडविल है, ठीक है, इस गुडविल को किस रेशो में हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, R रिटायर हो तो R सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया, गेनिंग हो जाएगा P और Q, यानी P और Q R को किस रेशो में गुडविल देंगे ये बताना। तो देखिए ये पहले वाला केस है जिसमें इमेजिनरी मेथड या अजम्पशंस मेथड हम लोग यूज करते हैं। आर रिटायर है तो हम मानकर चलते हैं पी और क्यू फ्यूचर में भी 5 और 4 के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो गेनिंग रेशो होगा बेटा वो भी होगा 5 और 4। ठीक है, यानी 5 और 4 के रेशो में ही वो आर को कंपनसेट करेंगे, गुडविल पे करेंगे। तो यहां पर आंसर होगा बेटा आपका 5 और 4। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ए। ठीक, अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। अब 10th क्वेश्चन देखिए फिर वही है, इसमें आपको केस दे रखा होता है 10 और 11 में। ठीक, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देने हैं। वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 to 30 लिखा होता है, बट जितना मैंने देखा है इन क्वेश्चन पेपर में 12 के बाद आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। आसिफ और रवि पार्टनर्स हैं, रेशो है बेटा 3:2। ठीक है, फिक्स कैपिटल दे रखी है, कितना है बेटा, वो है 6 लाख और 4 लाख। ठीक, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 4% पर एनम, इसके अलावा आसिफ को सैलरी मिलना है दैट इज 2000 पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा रवि को कमीशन मिलना है दैट इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 5% नेट प्रॉफिट की है। ठीक है, कमीशन। और इसके अलावा बोला गया है बेटा आसिफ को रेंट देना है। ठीक है, आसिफ रेंट, क्योंकि फर्म जो है आसिफ का जो प्लेस है, ठीक है, फरमाइशी है उसको यूज करती है, तो आसिफ को रेंट पे करना है बेटा 3000 पर मंथ। ये इतनी सारी चीजें इस केस में दे रखी है। नेट प्रॉफिट भी दे रखा है बेटा फर्म का बिफोर ऑल दीज एडजस्टमेंट दैट इज 4 लाख, दैट इज 4 लाख। अब देखिए होता क्या है, बच्चों की साइकोलॉजी समझिए आप क्या होगा इस केस में। जब बच्चा इतना बड़ा केस पढ़ेगा, ओए होए ये भी दे रखा है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो वहीं से उसका माइंड चलना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें क्या पूछा होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आसिफ कैपिटल शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आसिफ को मिलेगा वो कितना होगा, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। ऑप्शन है 60,000, 40,000, 20,000 और 30,000। अब देखिए इसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। समझिए आसिफ की कैपिटल है 6 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, तो आंसर विल बी जो आपका 10th है,
आंसर विल बी 60,000, आंसर विल बी 60,000। कैसे आया? 6 लाख इंटू 10/100, बस आ गया। ठीक है, और ये ऑप्शन दे रखा है बेटा ए, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 60,000। अब देखिए ये कहीं यूज हुए क्या, बट बच्चे क्या है इसको देखते ही घबरा जाते हैं। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हाउ मच कमीशन इज टू बी गिवन टू रवि, रवि को कितनी कमीशन दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर रवि की कमीशन में लिखा है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5%। पहली चीज ये ध्यान रखनी है, नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रखा है, जो प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ है उसका 5% आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगता है प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, बट अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आसिफ रेंट है, रेंट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, यानी रेंट तो आपको पे करना ही करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा देखिएगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस आसिफ रेंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 लाख माइनस, अब देखिए 3,000 पर मंथ है, 36,000 बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3,64,000, इतना ही होना चाहिए आई थिंक, राइट। अब ये वो प्रॉफिट है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा रेंट पे करने के बाद। तो यहां पर रवि कमीशन इस पे निकलेगा, तो अब यहां लिखेंगे रवि कमीशन इज इक्वल टू 3,64,000 into 5/100, that is 18,200. This is the answer. ठीक है, तो ये ऑप्शन गिवन है जी, गिवन है क्योंकि ऑप्शन गिवन है 19,047, 18,200, 19,200 और 18,047। ठीक है, तो उसमें आंसर आएगा बेटा 18,200। तो इस वाली क्लास में क्वेश्चन केवल इतने ही, यानी 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, 9 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।